दोस्तों चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझको बताइए कि इंडिया में हमारे भारत में कितना गोल्ड कितना सोना मौजूद है। जी हाँ, मैं उसका अमाउंट पूछ रहा हूँ, बट आई थिंक आपको भी मेरी तरह एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता होगा, लेकिन आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे पूरे इंडिया के घरों में जो टोटल सोना मौजूद है उसकी वैल्यू 25,000 टन से भी ज़्यादा है। ये आज की वैल्यू है, मतलब ये 25,000 टन सोना केवल हम सबके घरों में मौजूद है। और कितना सोना छुपा हुआ है, कितना सोना हिडन है, उस गोल्ड का तो कोई एग्जैक्ट डाटा हमारे पास है ही नहीं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब लोग हमारे मंदिरों को लूट कर जाते थे तो वो इतना सोना लेकर जाते थे कि सोना पूरे रास्ते भर फैलता हुआ जाता था। इसी बात से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे इंडिया में कितना सोना मौजूद था। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर ये सोना आया कहाँ से? और दूसरी बात, सोना इंडिया में कई हजारों सालों से मौजूद है, तो आखिर इतना सारा सोना कहाँ से आया था, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इतनी ज़्यादा गोल्ड माइंस भी नहीं है कि सोने को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और दूसरी बात, रिफाइनिंग करने के लिए हमारी केमिस्ट्री में नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो मेनली इंडिया में सोने के ओरिजिन के लिए हम दो रीजन्स मानते हैं। पहला कि इतना सारा सोना व्यापार के द्वारा आया, और दूसरा रीज़न कि पहले हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा माइनिंग हुई होगी और उससे सोने को एक्सट्रैक्ट किया गया होगा। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि ये दोनों रीजन्स आपको किस हद तक सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। और हो सकता है कि आप भी मेरी तरह तीसरा रीज़न जानने के लिए वेट कर रहे होंगे। तो सुनिए, मुझको क्या लगता है कि पहले के समय हमारी केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि हम लोग अलग अलग मेटल्स को सोने में बदल सकते थे। पहले के राजाओं के पास ऐसे लोग हुआ करते थे जो लोग किसी भी मामूली मेटल को, किसी भी ऑर्डिनरी सब्सटेंस को सोने में बदलने की ताकत रखते थे। और जो लोग ऐसा करते थे, आज हम उन लोगों को अल्केमिस्ट के नाम से जानते हैं। वैसे केमिस्ट्री की शुरुआत, केमिस्ट्री का ओरिजिन अल्केमी शब्द से ही हुआ है। और जो लोग अल्केमी को प्रैक्टिस करते थे उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था। अब जरा रुकिए, मैं आपको इस वीडियो में अल्केमिस्ट और इंडिया में सोना कहाँ से आया इसके बारे में पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज हमारी वीडियो का टॉपिक कुछ और ही है। अल्केमिस्ट के ऊपर पूरी डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम हमारे पोस्ट वैदिक पीरियड की केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उस समय हमारी केमिस्ट्री, हमारी एंशिएंट इंडिया की केमिस्ट्री किस लेवल पर स्टैंड करती थी और किस हद तक एडवांस थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी सिविलाइजेशन को केमिस्ट्री पढ़ने की क्यों ज़रूरत होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसको पढ़ने की आपको क्या ज़रूरत है। तो किसी भी सिविलाइजेशन को केमिस्ट्री में नॉलेज रखने के मेनली 3 रीजन्स थे, या फिर यूँ कह लो कि 3 वजहों के कारण केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत होती थी। सबसे पहले मेडिकल प्रैक्टिस। जी हाँ, मेडिकल प्रैक्टिस और मेडिसिन्स के बारे में जानकारी रखने के लिए आपको केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि अलग अलग मेडिसिनल सब्सटेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें कौन कौन से सब्सटेंस मौजूद होते हैं और कितने अमाउंट में उनका मिक्सचर मौजूद होता है। और इसी रीजन की वजह से जिस सिविलाइजेशन में मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है, उस सिविलाइजेशन को यह ज़रूरी हो जाता है कि उनकी नॉलेज केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया द फादर ऑफ मेडिकल साइंस, जिसने आयुर्वेद जैसे ज्ञान को जन्म दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पीरियड में कहीं ना कहीं हमारी केमिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस रही होगी। अब दूसरा रीज़न था मेटलर्जी। अलग अलग मेटल्स को पृथ्वी में से निकालना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, उनको अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना, ये दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से एंशिएंट लोगों को केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। अब तीसरा रीज़न आपको थोड़ा फिक्शनल लग सकता है, इसको रीज़न भी नहीं बोलेंगे, इसको एक बिलीव बोलेंगे कि एंशिएंट टाइम में लोग ऐसा मानते थे कि अलग अलग सब्सटेंस को, अलग अलग मेटल्स को सोने में बदला जा सकता है। जैसे लोहे को सोने में बदला जा सकता है, मरकरी को सोने में बदला जा सकता है। और जो लोग ऐसी जादुई चीज़ करते थे उनको अल्केमिस्ट कहा जाता था। अब इंडिया में केमिस्ट्री की स्टडी इन सारे रीजन्स की वजह से स्टार्ट हुई, और हम ये बात भी जानते हैं कि मेडिकल साइंस, मेटलर्जी, इन सब में हमारा एंशिएंट इंडिया काफ़ी आगे था। तो चलिए अब हम पोस्ट वैदिक पीरियड की मेडिकल साइंस को देखते हैं कि उस समय क्या क्या काम हुए थे। तो सबसे पहले सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में 6 मेटल्स की प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन है, जिसमें शामिल थे आयरन, टिन, लेड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर। और उसमें उन्होंने वीक और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सब्सटेंस, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सब को बनाने का प्रोसीजर भी बताया, जिसका इस्तेमाल
लोगों की ट्रीटमेंट, वाउंड्स और घाव को ठीक करने के लिए किया जाता था। और भी किताबें जो कि लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थीं, उसमें मरकरी, जिंक और सल्फर के यूजेस का भी मेंशन है। और सुश्रुत संहिता में तो कुछ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट का भी जिक्र है जो कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को लगाए जाते थे, ज़्यादातर एनेस्थेसिया के रूप में। ऐसे ही चरक ने 5 प्रकार के सॉल्ट्स यानी कि नमक को डिस्क्राइब किया, और वह थे सौवर्चल लवण जिसको आज नाइटर कहा जाता है, सैंधव लवण यानी कि रॉक सॉल्ट, वित यानी कि ब्लैक सॉल्ट, औद्भिद लवण यानी कि वेजिटेबल सॉल्ट, और समुद्र यानी कि सी सॉल्ट। ये 5 प्रकार के सॉल्ट्स का डिस्क्रिप्शन है। और चरक लोकियाता फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हुए थे, जो कि ये मानते थे कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट, सभी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, जल, अग्नि, हवा, धरती और आसमान, यानी कि वाटर, फायर, अर्थ, एयर और स्पेस। अब 100 AD के अराउंड नागार्जुन, जिनको फादर ऑफ एल्केमी भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो नॉर्मल मेटल को गोल्ड में बदल देते थे। कई सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि उस समय नागार्जुन वाकई में अल्केमी के फादर थे। वह सक्सेसफुली किसी भी मेटल को सोने में बदल देते थे। वैसे इंडियन अल्केमी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, किसी भी मेटल को सोने में बदलना, और दूसरा, एलिक्सर को बनाना, एक ऐसे लिक्विड को इन्वेंट करना जिसको पीने के बाद कोई भी इंसान की आयु बढ़ सकती थी, इंसान अमर हो सकता था। पारस पत्थर को बनाना चाहते थे। इंडिया के अल्केमिस्ट मेनली इन दोनों कामों में ज़्यादा एक्टिव थे। ऐसे ही नागार्जुन ने रसा रत्नाकरा, रसरुदय, रसेंद्र मंगला जैसे टेक्सचुअल मास्टरपीसेस दिए हैं, जिसका हमारी साइंस ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इन्होंने आरोग्य मंजरी और योगासर जैसी मेडिकल किताबों को भी लिखा था, और मेडिसिन्स की फील्ड में भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनफैक्ट मेटल और मेडिसिनल प्लांट के कॉम्बिनेशन और प्रिपरेशन नागार्जुन ने ही स्टार्ट किए थे। वैसे इनके वर्क के ऊपर मैं एक पूरी वीडियो डिटेल में ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन कभी और। अब इसके बाद 8th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के पीरियड में रसा शास्त्र को कई सारे अल्केमिस्ट और स्कॉलर्स ने मिलकर लिखा, जिसमें शामिल थे भगवत नित्यानंद, सोमादेव, यशोधर। इनके साथ साथ और भी कई सारे स्कॉलर्स मौजूद थे। अब इसके बाद जब 9th और 10th सेंचुरी में हमारी इंडियन साइंस ऑलमोस्ट खत्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी, तब भी एल्केमी चालू रही। तब भी लोग केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करते थे, लेकिन तब केमिस्ट्री का इस्तेमाल केमिस्ट्री की तरह नहीं किया जाता था, बल्कि उस समय तक केमिस्ट्री मैजिकल प्रैक्टिसेस, जादुई चीज़ों का हिस्सा बन चुकी थी, और तब इसको बोला जाने लगा तंत्र विद्या। और यही कारण है कि जब इंडिया में केमिस्ट्री को तंत्र विद्या की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि गलत बिलीव्स के कारण और मैजिकल प्रैक्टिसेस की वजह से हम अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को बाकी के देशों तक स्प्रेड नहीं कर पाए। और यही कारण है कि हमारी आज की मॉडर्न केमिस्ट्री हमारी एंशिएंट केमिस्ट्री से जन्म नहीं ले पाई। और फिर हम इस चीज़ के बारे में सुनते हैं कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री वेस्ट से ही इवॉल्व हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। लेकिन जब तंत्र विद्या आई, तब हमारी केमिस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, और हम इसको बाकी के देशों के साथ शेयर नहीं कर पाए। और जब हम शेयर नहीं कर पाए, तो उन्होंने खुद ही इसको इन्वेंट कर लिया, और पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया, जबकि इन्वेंशन तो एंशिएंट इंडिया में काफ़ी पहले ही हो चुका था। अब इसी तरह का रीज़न बाकी की कई सारी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल है। जो साइंस का डाउनफॉल हुआ था, उसकी वजह से इंडिया ने काफ़ी कुछ नुकसान झेले हैं। इस रीजन के चलते हमारी नॉलेज, हमारा डाटा तो लॉस्ट हुआ ही हुआ, बल्कि जिन चीज़ों का क्रेडिट हमको मिलना चाहिए था, उसका क्रेडिट कोई और ही ले गया। अब इसके बाद हम मेटलर्जी के बारे में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। तो फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।